गतिमान काल का पहिया है, अनमोल समय तो व्यर्थ न कर। श्वास के रथ के रुकने से पहले ढूंढ ले अपने होने का अर्थ। ऊपर वाला सबको खाली हाथ भेजता है और खाली हाथ ही वापस बुलाता है। ये आसान सा तरीका है उसका इंसानों में भेदभाव न करने का। पर अपने जीते जी अपनी क्षमता अनुसार इंसान जो ज्ञान अर्जित करता है या जो कुछ भी कमाता है उसका वो इस्तेमाल कैसे करता है, इस पर निर्भर करती है उसके जीवन की सार्थकता। कैसे, आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति द्वारा लिखी रोचक कहानी लाइफ इज एन एग्जामिनेशन में। सुमित्रा और सुरेश सुधा जी के सहपाठी थे। सुमित्रा तीक्ष्ण बुद्धि, होशियार, ऊर्जा से भरी हुई मेहनती लड़की थी। सुरेश उतना होशियार नहीं था, पर वो बहुत अच्छा इंसान था। दोनों को प्यार हुआ और शादी हो गई। सुरेश ने अपना व्यापार खड़ा किया, बहुत पैसा कमाया। सुमित्रा ने उसके व्यापार को संभालने में अपना पूरा सहयोग दिया। ज्यादा पैसा होने के बावजूद सुमित्रा ने कभी फिजूल खर्ची नहीं की। वो मेहनत और पैसे की कीमत समझती थी। उनके घर कभी कभी होने वाले गेट टुगेदर में सुधा जी उनसे मिलती थी। वो बहुत अच्छे मेजबान थे। उनके बगीचे में बैठकर सब अपने स्वर्णिम दिनों को याद किया करते थे। बाहर से वो बहुत खुश दिखते थे, एकदम परफेक्ट कपल, एक दूसरे के लिए बने हुए। मगर भगवान सब कुछ नहीं देता। उनके कोई बच्चे नहीं थे और अपने व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने कोई बच्चा गोद भी नहीं लिया। एक दिन सुमित्रा का निमंत्रण आया, क्या तुम डिनर पर आ सकती हो? सुधा जी को लगा हमेशा की तरह कोई गेट टुगेदर होगा, पर जब वो वहां पहुंची तो उन्हें तनाव महसूस हुआ। वो दोनों बहुत चिंतित, थके हुए और असामान्य से लग रहे थे। सुधा जी को देखते ही सुमित्रा फफक कर रो पड़ी। उसने बताया वो रूटीन चेकअप के लिए गई थी। डॉक्टर ने बताया उसकी किडनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। राजा हो या रंक, मृत्यु सबको डराती है। पिछले साल ही सुरेश को हार्ट अटैक आया था। दोनों नहीं जानते थे कि उनकी जिंदगी अब और कितनी बची है। दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह निर्भर थे। पैसे से दवा और सुविधा तो खरीदी जा सकती है, पर खुशी नहीं। सेहत सबसे बड़ी पूंजी है, वो समझ चुके थे। सुरेश बहुत व्यावहारिक था। वो ये सोचना चाहता था कि अब आने वाले वर्षों में वो अपने पैसे को कैसे खर्च करे। वो चाहता था कि सुधा जी उनकी बात को ध्यान से सुने। उसने कहा, मैं वसीयत लिखना चाहता हूँ। पर सुमित्रा कुछ अलग ही सोचती थी। पहली बार सुधा जी ने सुमित्रा को अपने पति का विरोध करते देखा। उस ठंडी रात में पति पत्नी में हो रही गर्म बहस ने कमरे का तापमान बढ़ा दिया, जिसमें सुधा जी ने कोई दखल नहीं दी। आखिर ये उनका पैसा है, उनकी निजी जिंदगी है। सुधा जी उठकर जाने लगी। सुमित्रा ने उन्हें रोकते हुए कहा, हमने तुम्हें तुम्हारी सलाह जानने के लिए बुलाया था। तुम हमें प्रिय हो, खुद को बाहरी मत समझो। मैंने कभी खुद पर पैसा खर्च नहीं किया। पता नहीं कितने दिन की जिंदगी बची है। अब मैं जिंदगी का मजा लेना चाहती हूँ। दिन बीतते गए। सुधा जी को पति पत्नी में दरार साफ नजर आ रही थी। सुरेश की तुलना में सुमित्रा के बारे में सुधा जी को ज्यादा पता चलता था, क्योंकि वो फैशनेबल कपड़े पहनने लगी, सोसाइटी के पन्नों पर अपनी तस्वीरें भेजने लगी। एक बार सुधा जी किसी काम से लौटते वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर उतरी तो उन्हें सुमित्रा दिखी। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये वही सुमित्रा है जिसके काले लंबे बाल थे, जो सूती साड़ी पहनती थी। आज उसने पतले पारदर्शी पश्चिमी कपड़े पहने थे। हाथ, कान, गले, उंगलियों में हीरे के आभूषण पहने थे। चेहरे पर मोटा मेकअप पुता हुआ था। ऐसा लग रहा था वो परफ्यूम में डुबकी लगाकर आई हो। उसने बताया कि वो मुंबई घोड़ों की रेस देखने आई है। उसने पहले कभी ये रेस नहीं देखी थी और वो इस रेस का अनुभव करना चाहती है। इसके बाद वो चेन्नई जाएगी एक फिल्म प्रोड्यूसर की लड़की की शादी अटेंड करने। सुधा जी ने पूछा, तुम कब से फिल्म प्रोड्यूसर के सर्कल में घूमने लगी? उसने कहा, मैं अब फिल्म फाइनेंस करती हूँ। ये पहले मुझे पता नहीं था। ये बहुत अच्छा काम है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी बहुत सी चीजों का मजा लिए बिना ही गुजार दी। अब मैं पहले से ज्यादा बिजी रहती हूँ। सुरेश कैसा है? सुधा जी का यह सवाल उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हमेशा की तरह वो अपने बिजनेस में डूबा हुआ है। जाहिर था दोनों अपनी आजाद जिंदगी जी रहे थे। एक दो बार सुरेश ने सुधा जी को कॉल किया। वो कुछ शिक्षण संस्थानों के बारे में उनसे जानना चाहता था, जिनकी सुधा जी को सही जानकारी थी। कुछ समय बाद सुरेश के वकील का सुधा जी को फोन आया। उसने कहा, सुरेश ने वसीयत बना ली है और वो चाहता है कि आप उसकी
प्रबंधक बने। किसी और का पैसा संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सुधा जी सुरेश से मिलने गई। उस समय सुमित्रा दिल्ली में थी। वो अकेला और खुश दिख रहा था। उसकी वसीयत देखकर तो सुधा जी को और भी आश्चर्य हुआ। वो स्कॉलरशिप के लिए अनुदान देना चाहता था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर सेंटर और शिक्षण संस्थाओं को डोनेशन देना चाहता था। और तो और ये सारे डोनेशन वो सुमित्रा के नाम पर देना चाहता था। ये देखकर सुधा जी की त्योरियां चढ़ गईं। सुरेश ने उन्हें समझाया, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, पर बिना उसकी मदद के मैं ये व्यापार कभी न खड़ा कर पाता। उसकी अपनी सोच है और मेरी अपनी सोच। क्या सुमित्रा को तुम्हारी इस वसीयत के बारे में पता है? अरे नहीं, कृपया उसे मत बताइएगा। 1 सप्ताह ही गुजरा था कि सुधा जी को खबर मिली कि सुमित्रा की हालत बहुत खराब है। इससे पहले कि सुधा जी अस्पताल पहुंच पाती, सुमित्रा गुजर गई। उसका बैंक बैलेंस शून्य था। यूं तो सुरेश ने पत्नी के जाने को बहुत अच्छी तरीके से लिया, पर दोनों ने बहुत लंबा वैवाहिक जीवन जिया था। उसका जाना आसान तो नहीं रहा होगा। 1 साल बाद ही सुरेश के वकील का फोन आया कि वो नींद में चल बसा। जब भी सुधा जी सुमित्रा मेमोरियल पुरस्कार को देखती तो उन्हें एक बात समझ में आ जाती, सुमित्रा होशियार तो थी, पर अपने जीवन भर की कमाई उसने खुद पर उड़ा दी। वहीं जीवन के बाद भी सुरेश की कमाई बहुत सारे लोगों को जीवन दान दे रही है और उसने अपनी पत्नी को भी अपनी कमाई से जिंदा रखा। सुमित्रा अपनी कमाई खुद पर उड़ाकर कितनी खुश हुई पता नहीं, पर वो प्रकृति के इस नियम की अनदेखी कर गई कि जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।